गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में तो दोस्तों ये दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का भाग है जिसे हम संपादकीय एडिटोरियल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे लिखा है केसी त्यागी जी ने। जो आज का विषय है दोस्तों वो है ज़रूरतमंदों को जल्द मिले आरक्षण। तो आरक्षण जैसे विषयों पर आज हम बात करेंगे इस लेख में, क्योंकि देखिए आरक्षण का जो मसला है, जो मामला बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही गंभीर है। जब कोई भी सरकार आरक्षण जैसे मुद्दों पर बात करती है तो जो एक हमारे देश में एक बड़ा वर्ग है जो आरक्षण का लाभार्थी है, किस प्रकार से सरकार को गिरा देता है और गिरा दिया है कई बार। तो इससे जन में बहुत बड़ा आंदोलन होता है जो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पे होता है। इसलिए कोई भी सरकार आरक्षण जैसे मुद्दों पे बात करने से डरती है। तो देखते हैं आज कि जरूरतमंदों को मिल रहा है कि नहीं, और मिल रहा है तो किसको मिल रहा है। पिछड़े वर्ग के अंदर पिछड़ गई जातियों का पता लगाने के लिए अक्टूबर 2017 में गठित रोहिणी आयोग के विस्तारित कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ा दिया गया। उसका कार्यकाल इसी 31 जनवरी को खत्म हो रहा था। इस आयोग के कार्यकाल को बार बार बढ़ाए जाने से उन वर्गों का निराश होना स्वाभाविक है जो आरक्षण के भीतर आरक्षण को अपने लिए लाभदायक मान रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण के अंदर जो आरक्षण मिल रहा है, जैसे एक बार आपको आरक्षण मिला, आप कुछ अच्छे ऑफिसर बन गए, किसी सरकारी पदों पे चले गए, उसके बाद आपकी जो प्रोन्नति हो रही है, जो प्रमोशन हो रही है, उसमें भी आरक्षण इम्प्लीमेंट है। आपके जो सहयोगी वो कांस्टेबल ही आप पता चला इंस्पेक्टर बन गए, ये चीज़ें गलत हैं। तो किसी भी व्यक्ति को एक बार आरक्षण मिले, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और हमारे देश में जानते हैं क्या हो रहा है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण। कभी कभार देखते हैं एक जो एससी शेड्यूल के, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो जज हैं और जनरल कैटेगरी के लोग उनके ड्राइवर हैं। तो आप बताइए किसको मिलना चाहिए, उस ड्राइवर को आरक्षण मिलना चाहिए या फिर उस अधिकारी को मिलना चाहिए जो पोस्टेड है, जो जज है, उसके बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो आर्थिक आधार एक मापदंड होना चाहिए। तब जाके हमारे देश का प्रत्येक जो व्यक्ति है वो जो खैने धारा है, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे आर्थिक हो, तभी वो आ पाएगा। अन्यथा दोस्तों हम एक दूसरे का इसी तरह से अतिक्रमण करेंगे, जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए उसे नहीं मिलेगा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण को सही ठहराया है। ये देखिए, जजों ने सही ठहराया है उसका कहना था कि आरक्षण का लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचने के लिए राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश में एक हिंदू में आते हैं जिन्हें आप मुसहर कहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनको रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हैं। पर मसला धर्मांतरण का नहीं है, मसला है दोस्तों कि जो सुख सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। रहने के लिए घर नहीं, खाने को अनाज नहीं, दिन भर ऐसे भटकते रहते हैं। कोई भट्ठा पे काम करता है तो अपना जीवन चलाने के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। कोई कछुआ पकड़ रहा है, कोई मेढक पकड़ रहा है, कोई मछली पकड़ रहा है। ऐसे ही उनका जीवन चल रहा है, पर सरकारें उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करती चली जा रही हैं। उसके अनुसार बदलती सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सामाजिक बदलाव को देश को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने यह भी कहा था कि राज्य आरक्षण देते समय अनुच्छेद 14, 15, 16 और 16वीं की अवधारणा के आधार पर सूची में दी गई अनुसूचित जातियों में तर्कसंगत उप वर्गीकरण भी कर सकते हैं। दरअसल अनुसूचित जातियों में कुछ अभी भी बहुत पिछड़ी हुई हैं, जबकि कुछ जातियां बहुत आगे बढ़ गई हैं। कई राज्यों ने इसके लिए विशेष कोटा लागू कर इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार ने पिछड़े दलितों के लिए कोटा के अंदर कोटा दिया है। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा महादलित आयोग बनाकर कोटा के अलावा कई अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश में जस्टिस रामचंद्र राजू की सिफारिशों के बाद विधानसभा से कोटे के अंदर वर्गीकरण का प्रस्ताव पास कर लगभग 57 अति दलित जातियों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई गई है। देख सकते हैं कि दोस्तों अन्य राज्यों में स्पेशली प्रिविलेज दिया जा रहा है जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो एससी एसटी के लोग हैं। वास्तव में आज़ादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। आज़ादी के बाद प्रेसिडेंसी रीजन और रियायतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग की गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण देना शुरू किया था। भारत में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध करने वाला यह पहला सरकारी आदेश है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो बड़े बड़े जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्होंने
बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण के लिए, पर आज जितना कंडेम करते हैं यही लोग बड़ी जातियों का, वो दुख की बात है। तो जाति और धर्म को लेकर हमारे समाज में किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसे में क्या है, इस प्रकार के अगर जाति धर्म को लेकर विवाद करेंगे तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, देश पूरी तरह से गर्त में चला जाएगा। क्योंकि इन चीज़ों में जो लोग संलिप्त होते हैं वो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति में तब्दील कर देते हैं उस आंदोलन को। इसलिए कोशिश करिए कि जाति और धर्म से दूर रहें। आपका जो अंतःकरण करता है आप करिए, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे दूसरे के अधिकारों का, दूसरे के जीवन शैली को प्रभावित आपका वो डिसीजन करे, आपका निर्णय करे। सरकारी आदेश और सामाजिक समता के लिए संघर्षरत सामू साहू जी महाराज को सामाजिक न्याय के प्रथम महापुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। 1901 में ही मद्रास प्रेसिडेंसी के सरकारी आदेश के तहत कमजोर वर्गों के लिए 44% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1942 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। स्वतंत्र भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे बोलते हैं, इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा और संघर्ष भी। सर्वप्रथम 1953 में काका कालकर आयोग बना। उसने पिछड़ी जातियों का 4 मानकों सामाजिक सोपान, शैक्षणिक आधार, सरकारी नौकरी और कारोबार पर वर्गीकरण किया, लेकिन उनकी सभी सिफारिशें सरकारी दस्तावेजों में धूल चाटती रहीं। समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के प्रयोग में लगे थे तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के मंच से पहली बार पिछड़ों के आरक्षण की जोरदार वकालत की। पार्टी के मंच से यह नारा निरंतर गूंजता रहा, ससोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60। इसमें हिंदू मुसलमानों के पिछड़े वर्ग के अलावा महिलाओं के लिए विशेष अवसर के सिद्धांत की वकालत की गई थी। नौकरियों के अलावा पार्टी के संगठन में भी यह व्यवस्था लागू हो, ऐसा डॉक्टर लोहिया का कहना था। साहू जी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को जाता है। 1971 में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया। आयोग ने 1975 में अपनी रिपोर्ट दी जिसमें पिछड़े वर्ग को 2 भागों में विभाजित किया गया। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में 128 जातियां, अति पिछड़े वर्ग यानी एमबीसी में 93 जातियां रखी गईं। 1977 में जनता पार्टी की ओर से बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 1978 में इस रिपोर्ट को स्वीकार किया। तब सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का फार्मूला बना जिसके तहत 8% ओबीसी, 12% एमबीसी, 14% एससी, 10% एसटी, 3% महिला और 3% आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया गया। इसी प्रश्न पर जनता पार्टी 2 हिस्सों में बट गई और कर्पूरी ठाकुर को प्रधान मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन वह अति पिछड़ों के देश भर में सर्वमान्य नेता के रूप में स्थापित हो गए। बाद में मंडल आयोग की अनुशंसाएं अगस्त 1990 में लागू की गईं, लेकिन जनता दल के विभाजन के कारण बीपी सिंह को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समूचे देश में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था हो गई। इसके बावजूद देश में आरक्षण को लेकर विभिन्न वर्गों में असंतोष बरकरार है। केंद्र की सूची में कुल 2663 ओबीसी जातियों में से 19 जातियों को ओबीसी आरक्षण का पूरा फायदा नहीं मिला है। 25% जातियां 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं। इसके अलावा 983 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। रोहिणी आयोग के जरिए इस विसंगति को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए ताकि सभी जरूरतमंद को आरक्षण का लाभ समान मिले। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।